प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में हम एमए प्रीवियस संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पाठ्य पुस्तक साहित्य दर्पण से ही कारिकाओं की व्याख्याएं करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि चतुर्वर्ग की प्राप्ति के लिए काव्य अत्यंत आवश्यक है। काव्य से ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो विद्यार्थियों, काव्य का प्रयोजन प्रस्तुत कर आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य का लक्षण, अपने काव्य की परिभाषा, अपने काव्य के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य स्वरूप पर विवेचन करने से पहले आचार्य मम्मट, जिन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की है, एमए उत्तरार्ध में आप पढ़ेंगे, तो आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, इस काव्य लक्षण का खंडन किया है। स्वयं ने एक एक शब्द की व्याख्या कर उसमें दोष दिखा करके आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन किया है। आचार्य मम्मट के पश्चात आचार्य कुंतक का काव्य लक्षण वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम का खंडन किया है कि काव्य पुरुष के वर्णन के द्वारा कुंतक का जो लक्षण किया है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ति काव्य का जीवन है, इसका खंडन किया है। क्योंकि वक्रोक्ति केवल एक अलंकार मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं है, और अलंकार स्वरूप के आधायक न होकर के उत्कर्ष का आधान करने वाले होते हैं। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ ने कुंतक के इस काव्य लक्षण का भी खंडन कर दिया। इसके पश्चात भोजराज के काव्य लक्षण का सरस्वती कंठाभरण में उन्होंने अपने काव्य का जो लक्षण प्रस्तुत किया है, उस लक्षण में भी दोष दिखा करके आचार्य विश्वनाथ ने भोजराज के काव्य लक्षण का खंडन किया है। इसके पश्चात ध्वनिकार आनंदवर्धनाचार्य ने काव्य का लक्षण कहा है काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, यानी काव्य की आत्मा कौन है? ध्वनि है। तो यहाँ पर भी आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वस्तु, अलंकार और रस, इन तीनों प्रकार की ध्वनि तो काव्य की आत्मा हो सकती है, अथवा रसादि ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। यह आचार्य आनंदवर्धनाचार्य ने स्पष्ट नहीं किया है। यदि रसादि ध्वनि को स्वीकार करते हैं तो वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि यह भी काव्य का लक्षण उचित नहीं है, इसमें भी अतिव्याप्ति नामक दोष है। इसके पश्चात आचार्य वामन के काव्य लक्षण रीतिरात्मा काव्यस्य, कि रीति ही काव्य की आत्मा है, ऐसा कहा है। तो ये कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि रीति केवल संघटना विशेष है, विशिष्ट प्रकार की रचना रीति है, और रीति आत्मा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने उपयुक्त 5 मतों का निराकरण करके अपने सिद्धांत, अपने पक्ष की स्थापना की है। अब इन समस्त 5 काव्य लक्षणों
के सदोष होने के कारण आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य के स्वरूप को, अपने काव्य के लक्षण को प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, ये सभी लक्षण विश्वनाथ की दृष्टि में दोषपूर्ण हैं। यहाँ पर अतिव्याप्ति या अव्याप्ति जैसे दोष उपस्थित हैं और साथ ही इनमें काव्य के आत्मतत्व रस की प्रधानता कहीं भी स्वीकार नहीं की गई है, इसलिए ये सारे काव्य के लक्षण अस्वीकार्य हैं। काव्य का लक्षण तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर रस को आत्मतत्व के रूप में प्रधानता दी हो और उसे ही आधार बनाकर के काव्य का लक्षण कहा हो। इसी बात से सहमत होकर आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, ये पूरी कारिका है और आप जो ये देख रहे हैं कारिका, इसके जो कारिकांश है ये आप देखिए कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विद्यार्थियों, इस प्रकार से पूर्व के सभी आचार्यों के काव्य लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए उनमें दोष को बताते हुए आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य या शब्द ही काव्य होता है। विद्यार्थियों, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इस प्रकार जहाँ पर सब प्रकार से प्रधानतया रस का सद्भाव होगा वही काव्य कहलाएगा और दूसरा नहीं। जिन वाक्यों के अंदर ध्वनि, गुण और अलंकारों की प्रधानता होगी और रसवत्ता के प्राधान्य का अभाव होगा वे काव्य नहीं कहलाएंगे। यानी जहाँ पर ध्वनि हो, गुण हो, अलंकार हो, वक्रोक्ति हो, सबकी प्रधानता हो, किंतु यदि रस नहीं है तो वह काव्य नहीं कहलाएगा और उन्हें अकाव्य ही स्वीकार किया जाएगा। विद्यार्थियों, काव्य वही होगा जहाँ पर रस की प्रधानता होगी, रस काव्य की आत्मा के रूप में होगा, स्पष्ट रूप से प्रकट होगा, वही काव्य कहलाएगा। ऐसा ही वाक्य जो रस से युक्त होगा वह काव्य कहलाएगा। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य के लक्षण को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि रसात्मकम वाक्य ही काव्य कहा जाएगा। विद्यार्थियों, रस के स्वरूप का वर्णन तीसरे परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ ने विस्तार से किया है। यहाँ हम सामान्य अर्थ देखते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है, सार रूप होने के कारण जीवनदायक है और ऐसा वाक्य रसात्मक वाक्य कहलाता है, क्योंकि उसके रस के बिना उस वाक्य की काव्यता ही स्वीकार नहीं होगी। रस्यते इति रसः, जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है। विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से इस व्युत्पत्ति के अनुसार रस, रसाभाव, भाव और भाव भासादि ग्रहण किए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि जो रस से युक्त वाक्य है वो ही काव्य होगा। इसके अलावा और कोई भी काव्य नहीं होगा, चाहे किसी की भी प्रधानता हो, लेकिन यदि रस की प्रधानता नहीं है तो वह काव्य नहीं कहलाएगा। और आगे उदाहरणों को देकर के अपनी बात को यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ ने
स्पष्ट किया है। विद्यार्थियों, अगले कार्यकांश देखिए। दोषास्तस्योपकर्षकाः। अब क्या कहा है कि अब काव्य में दोषों का क्या स्वरूप है, अर्थात दोषों का क्या लक्षण है। कह रहे हैं दोषास्तस्योपकर्षकाः, यानी काव्य के जो अपकर्ष हैं वो दोष कहलाते हैं। काव्य के अपकर्ष क्या कहलाएंगे? दोष। जैसे काना होना, लंगड़ा होना, गंजा होना आदि, ये सारे दोष जो हैं वो शरीर के हैं। ये शरीर के द्वारा आत्मा का अपकर्ष भी सूचित करते हैं। उसी प्रकार से जैसे श्रुति, दुष्टता, अपुष्टता आदि, ये जो दोष हैं ये शब्द और अर्थ के दोष हैं। तो ये शब्द के जो दोष हैं शब्दों के द्वारा, और अर्थ के जो दोष हैं अर्थों के द्वारा। शब्दों के दोष शब्दों में निवास करते हैं, और अर्थों के जो दोष हैं वो अर्थों में निवास करते हैं। और ये जो दोष हैं ये रस के, काव्य की आत्मा के अपकर्ष होते हैं, काव्य की आत्मा का अपकर्ष करते हैं। यानी उत्कर्ष नहीं करते हैं अपितु अपकर्ष कर देते हैं, उसे नीचा कर देते हैं। वहाँ पर रस की स्पष्ट प्रस्फुटित नहीं होता है, रस की स्पष्ट प्रस्तुति नहीं होती है। विद्यार्थियों, जैसे मूर्खता दोष है, लेकिन यह आत्मा का अपकर्ष भी करता है। मूर्ख व्यक्ति है तो उसकी आत्मा का अपकर्ष भी करेगा। उसी प्रकार से निर्वेद आदि व्यभिचारी जो भाव हैं उनके जो दोष हैं वो समस्त दोष काव्य के आत्मभूत रस का अपकर्ष करते हैं, और काव्य के भी अपकर्षक कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, इसीलिए दोष वे हैं जो काव्य का अपकर्ष करते हैं। काव्य का अपकर्ष कौन करते हैं? जो रस को नष्ट कर देते हैं। तो जिस प्रकार से दोष शरीर के दोष, जिस प्रकार से शब्द और अर्थ के दोष होते हैं, और वो काव्य की आत्मा रस का भी अपकर्ष कर देते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, दोष से हीन रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाएगा। रस की प्रस्तुति स्पष्ट होनी चाहिए। आगे देखिए, और इस कारिका का दूसरा भाग है जहाँ पर आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणलंकार रीतयः। विद्यार्थियों, क्या कह रहे हैं कि अब गुणों का स्वरूप क्या है? गुणों का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, गुण का क्या लक्षण है? इस विषय में कह रहे हैं कि गुण, अलंकार और रीतियाँ काव्य की उत्कृष्टता के कारक होते हैं। जिस प्रकार शौर्य, वीरता इत्यादि जो गुण हैं, कटक, कुंडल आदि जो अलंकार है, और अंक रचना आदि मनुष्य के शरीर के द्वारा उसकी आत्मा की उत्कृष्टता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुण, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकार और वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियाँ काव्य के शरीर, शब्द और अर्थ के द्वारा काव्य के आत्मभूत रस का उत्कर्ष करते हुए काव्य के उत्कर्षक कहलाते हैं। विद्यार्थियों, आचार्य विश्वनाथ इस प्रकार से कह रहे हैं कि अलंकार शून्य काव्य की अपेक्षा अलंकार रहित काव्य उत्कृष्ट होता है। उसी प्रकार से निर्गुण काव्य की अपेक्षा सगुण काव्य उत्कृष्ट होता है, क्योंकि गुणों की स्थिति रसों के साथ होती है। गुण होंगे तो रस भी होगा, जहाँ गुण नहीं होंगे वहाँ रस भी नहीं होगा। जो काव्य निर्गुण है
तो सरस कैसे हो सकता है? और जो सरस ही नहीं है तो वो काव्य नहीं कहा जाएगा। इसलिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विद्यार्थियों, गुण का रस के साथ अन्वय और व्यतिरेक की संबंध है। गुणों के लक्षण में ये कहा है कि काव्य के उत्कर्ष करने वाले होते हैं। इसीलिए कहा है, इसका उत्तर देते हुए आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं कि यद्यपि गुण रस के धर्म हैं और रस के बिना गुणों की स्थिति नहीं होती है। चूँकि गुण किसके धर्म है? रस के धर्म है। तो जहाँ रस होगा वहीं गुण होंगे। यहाँ पर यदि गुण नहीं होंगे तो रस भी नहीं होगा। इसलिए दोनों का अन्वय और व्यतिरेक संबंध है। विद्यार्थियों, इसलिए गुण के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ रस के उत्कर्ष होते हैं। तो जहाँ गुण होगा वहाँ पर रस निश्चित रूप से होगा, और जो गुण है वो रस के उत्कर्ष होते हैं, वह काव्य के उत्कर्षक होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, दोषों के विषय में जो विस्तृत व्याख्या है वो सप्तम परिच्छेद में है, और गुणों के विषय में जो विस्तृत व्याख्या है वो अष्टम परिच्छेद में आचार्य विश्वनाथ ने प्रस्तुत की है। हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम परिच्छेद का व्याख्यान आज यहीं समाप्त हो रहा है। तो विद्यार्थियों, आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य का लक्षण पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों को खंडन करके उनमें दोषों को दिखा करके अपने काव्य का एक उत्तम लक्षण प्रस्तुत किया है कि काव्य की आत्मा कौन है? रस है, और रस से युक्त ही काव्य कहा जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा ये व्याख्यान और साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।